रे ऑप्टिक्स के लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दूसरे मीडियम से वापस अगर फर्स्ट मीडियम में चली जाती है तो उसके साथ लेटरल शिफ्टिंग की फिनोमेना देखने को होती है। मतलब कि क्या हुआ कि वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी उससे स्लाइटली डेविएट हो जाती है, अपने पास से भटक जाती है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसको कहते हैं लेटरल शिफ्टिंग। और फिर इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका जो फॉर्मूला है वो आप किसी बुक वगैरह से रेफर कर सकते हैं। फॉर्मूला का डेरिवेशन को इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, उसके ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जैसे कि मान लो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड फिनोमेना, मैंने आपको बताया था पहले वाली क्लासेस में भी कि जैसे अपने पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने कोई वाटर या कोई भी लिक्विड फिल करके रख दिया है, अगर हम उसको ऊपर से उसके बॉटम को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें जो नॉर्मल डेप्थ होती है ना उससे थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ कि एक तो होगी उसकी रियल डेप्थ, एक होगी जो हमें कोई लिक्विड फिल करने के बाद डेप्थ दिखाई दे रही, तो वो जाएगी अपरेंट डेप्थ। तो इस तरह से हमने रियल और अपरेंट डेप्थ के अंदर रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। यही नहीं, जैसे कि मान लो कोई पेपर है, पेपर के ऊपर आपने कोई ग्लास स्लैब रख दी, अब जितना जितना पोर्शन पर ग्लास स्लैब रखी होगी वो पोर्शन के जो भी प्रिंटेड है वो लेटर्स आपको एलिवेटेड दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ। वो भी किस वजह से हुआ है वो भी किस वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन की वजह से। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे एक ग्लास है, ग्लास में अगर हम किसी स्पून को डाल देते हैं तो वो पार्शियली इमर्ज है, जैसे कि मतलब कुछ पोर्शन उसका बाहर है, कुछ पोर्शन जो है वो पानी के अंदर है। तो आपने ये ऑब्जर्व करा है कि जो पोर्शन पानी के अंदर रहता है वो थोड़ा सा एलिवेटेड या तिरछा ज़्यादा दिखाई देता है। ये सब तो फिनोमेना आपने फील की होंगी, ये सब मैंने आपको समझाया था रिफ्रैक्शन से। अब एक्चुअली क्या हुआ कि लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला एस्टैब्लिश किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे वाटर है, ग्लास है, आप डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ले सकते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू है। उसमें रिलेशन आया था रियल डेप्थ अपन अपरेंट डेप्थ h बाय h डैश। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था एलिवेशन d, मतलब कितना ऊपर की तरफ राइज करा है वो। तो एलिवेशन निकालने के लिए भी फॉर्मूला था h इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये फॉर्मूला था एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, ये फॉर्मूला था रियल और अपरेंट डेप्थ में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी करा था हमने, एक दो क्वेश्चन और देख लेते, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा वीडियो का टाइटल भी है TAER, वो स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक ग्लास का टैंक है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिखवा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या कह रहा है। उसका जो बॉटम है वो 4 मिलीमीटर थिक है, 4 मिलीमीटर, इतना थिक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, चलो सेंटीमीटर है, सॉरी सब कुछ सेंटीमीटर में डेटा गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमने लिक्विड A फिल करा है, उसके बाद लिक्विड B फिल करा है, ये लिक्विड A हो गया, ये लिक्विड B हो गया है। अब लिक्विड A और B के बीच में खास बात ये दोनों इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब कि A B में मिक्स नहीं होगा, B A में मिक्स नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो वाटर और ऑयल, A मान लो वाटर है, B मान लो क्या है, ऑयल है। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन में बोला कि दोनों इमिसिबल है। A की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है, B की जो थिकनेस है वो कि 8 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ इन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखे हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, यहाँ पे दे रखा है 1.4, यहाँ पे दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 1.3, म्यू इज इक्वल टू 1.4 इधर दे रखा है। तो इसको म्यू 1, इसको म्यू 2, इसको म्यू 3 मान लेते हैं। ये थिकनेस जो है H3, ये थिकनेस H2, ये थिकनेस H1, ऐसे नाम दे देते हैं। अब उसने करने को क्या बोला है, बोला कि बॉटम की जो आउटर सरफेस है, मतलब बाहर वाली सरफेस, यहाँ पे एक स्क्रैच आ जाता है। तो बोल रहा है कि वो कितना ऊपर एलिवेटेड दिखाई देगा, ये आपको पता करना है। तो मतलब कि एक्चुअली उसने डी पूछा है, एलिवेशन डी। अब आप ये सोचेंगे कि यार इसमें 3 अलग अलग मीडियम में क्या करें, कुछ नहीं, इसका डी मतलब इसका एलिवेशन, इसकी वजह से एलिवेशन, इसकी वजह से एलिवेशन, तीनों का एलिवेशन को ऐड करेंगे और फाइनली हम क्या कर देंगे, इसका एलिवेशन निकाल लेंगे। मतलब कि इंडिविजुअल यहाँ को एलिवेशन निकालना है और तीनों को ऐड कर देना है। तो D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 ऐसा हो जाएगा। D मतलब एलिवेशन बताया था, एलिवेशन का फॉर्मूला ये है। D1 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे H1 1 माइनस 1 बाय म्यू 1 प्लस H2 1 माइनस 1 बाय म्यू 2 प्लस H3 1 माइनस 1 बाय म्यू 3। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। H1 की वैल्यू क्या रखेंगे, देख लिए 4 सेंटीमीटर, H2 के प्लेस पे 6 सेंटीमीटर, H3 के प्लेस पे 8 सेंटीमीटर। तो 4 1 माइनस 1 बाय 1.5 देख सकते हैं, इसका 1.5 है, इसका 1.4 एंड 1.3। तो ये 6 1 माइनस 1 बाय 1.4
प्लस 8, 1 माइनस 1/1.3। इसको क्या करना है भैया, सॉल्व ही करना है, बस पॉइंट हटाएंगे सभी तीनों से और ऊपर 10 हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करें, इसको सॉल्व कर दें। 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5/15 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 14 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4/14 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 13 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 3/13। बस इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लें, जैसे भी चाहे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड आउट को करना है, सॉल्व इसका क्या सॉल्यूशन करके क्या आंसर आएगा, बट आंसर की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर में होगी। रीज़न क्योंकि हमने जो डेप्थ ली है, रियल डेप्थ, वो सब किस में ली है, सेंटीमीटर में। जो भी यूनिट आप एच की रखोगे ना, वही यूनिट आपके पास फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। सो जो डी आएगा टोटल एलिवेशन, वो आप फाइंड आउट कर लें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कितना आने वाला है। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट मीडिया दे रखे हैं, उनकी वजह से एलिवेशन फाइंड आउट करने को बोले या उनकी रिलेशन फाइंड आउट करने को बोले कि रियल और एपरेंट डेप्थ में क्या होता है, कुछ नहीं करना, दोनों का इंडिविजुअल निकालो। दोनों मीडियम, 3 मीडियम, 5, 10, 50, 100 जितने भी मीडियम हो, इंडिविजुअल निकालो, सबका क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से निकाला जाएगा इसका। एक और क्वेश्चन समझ लें, इसी पैटर्न पर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में दिया है। कह रहा है कि एक ग्लास क्यूब है अब आपके पास, उस ग्लास क्यूब की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। मैं इसका 3D व्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको सिर्फ फ्रंट से बता रहा हूँ। 3D व्यू में यहाँ पर भी आपके पास एजेस आ जाएंगे। 3D व्यू नहीं बता के हम सामने से देख रहे हैं, इसको समझने में आसानी होगी। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। द विड्थ और हाइट भी 15 सेंटीमीटर ही होगी, क्यूब है क्योंकि। उसने बोला कि यहाँ पे कोई सा एयर बबल ट्रैप हो गया है। अब जैसे कि ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास का मटेरियल बनाते बनाते कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एयर बबल हो जाए। आपने देखा होगा कभी कभी ग्लास की जैसे कोई चीज़ आती है, जैसे आप लोगों ने वो कंचे देखे होंगे या ग्लास की स्लैब होती होगी, तो उनके अंदर कभी कभी एयर जो बबल है वो ट्रैप हो जाता है। तो ये जो एयर बबल अगर लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व किया जाए तो ये 6 सेंटीमीटर की डेप्थ पे दिखाई देता है, और राइट साइड से ऑब्जर्व किया जाए तो आप ये सोचेंगे कि 15 ये है, 6 इतना हो गया, तो यहाँ से 9 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑब्जर्व 4 सेंटीमीटर की डेप्थ पे हो रहा है। अब सोचने में ये आएगा कि टोटल एज लेंथ ही 15 है, ये 6 और ये 4, ये तो 10 हो रहा है। हिसाब किताब कुछ गड़बड़ होगा यहाँ पे? नहीं, गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सही है। बस ये है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में है नहीं। ये अपरेंट डेप्थ दे रखी है फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज द अपरेंट डेप्थ फ्रॉम राइट। आपसे पूछा गया है कि रियल डेप्थ क्या होगी उसकी, एनी ऑफ द एज, मतलब कि किसी भी एज से निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड फेस से निकाल सकते हैं, राइट साइड के फेस से निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर। बट आपको क्या पता करना है, इसकी एक्चुअल पोजीशन पता करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इसको L1 या L नाम देते हैं, राइट साइड के लिए इसको R नाम दे दिया। यहाँ से देखा तो लेट अस अज्यूम द रियल डेप्थ ऑफ दिस एयर बबल इज x। रियल डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं, अब अपरेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जब हम राइट साइड से देखेंगे तो टोटल लेंथ तो कितनी है, 15 में से x तो किसको मिल गई, लेफ्ट साइड को, तो राइट को बची कितनी, 15 माइनस x। सो दीज आर द रियल डेप्थ, ये जो दोनों है वो रियल डेप्थ है और ये दोनों जो है वो अपरेंट डेप्थ है। अब करेंगे कैसे सॉल्व इसको, इसमें यह है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है। अब देखो पूरा मटेरियल एक जैसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में रिलेशन निकाल लेते हैं रियल और अपरेंट डेप्थ में, राइट साइड से रिलेशन निकाल लेते हैं रियल और अपरेंट डेप्थ में, और दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि रियल और अपरेंट डेप्थ में जो रिलेशन होता है वो म्यू के इक्वल होता है। म्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मीडियम पूरे टाइम में चेंज हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा एक ही मीडियम रख देंगे। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ मतलब कि x और अपरेंट डेप्थ मतलब कि 6। दूसरे टाइम पे म्यू लेंगे, ये फ्रॉम लेफ्ट साइड था, अब ये राइट साइड के लिए हो जाएगा 15 माइनस एक्स बाय 4। सिंस द मटेरियल इज सेम तो म्यू मस्ट बी सेम, if LHS इज सेम देन RHS मस्ट बी सेम। तो x बाय 6 इज इक्वल टू 15 माइनस x बाय 4, 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाइड, 2x इज इक्वल टू 3 टाइम्स 15 माइनस x, 2x इज इक्वल टू 45 माइनस 3x, 3x को इधर लेकर आएंगे, ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 होगा, 5x इज इक्वल टू 45, देन x इक्वल टू 45 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू 9 है।
अब x हमने कहाँ से अज्यूम करा था, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से उसकी जो रियल डेप्थ है एयर बबल की वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, तो राइट साइड से ऑटोमेटिकली 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को और सॉल्व करा जो कि रियल और एपरेंट डेप्थ पर ही बेस्ड था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझते दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR का फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में अभी। ऐसा नहीं है ये रिफ्रैक्शन ही, लेकिन हो गया रिफ्लेक्शन। क्या बात कर रहे हैं, समझना इसको ध्यान से। है ये रिफ्रैक्शन ही, लेकिन रिफ्रैक्शन ना होते हुए क्या हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया है। तो हेडिंग है आज की TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हमने कोई इंटरफेस बना दिए। इंटरफेस किस किस के लिए है, ऊपर रेयर मीडियम है और जो नीचे है वो डेंसर मीडियम है। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया है, दिस इज द सोर्स, यहाँ से लाइट इमिट हो रही है, यहाँ पे इसकी क्या बन गई थी, एक इमेज। लाइट सीधे सीधे जाएगी, सीधे ही निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, जीरो होता है। तो लाइट इस पास से आई और सीधे ही चली गई। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी आप सभी को। अब हमने क्या करा, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमें लाइट का रिफ्रैक्शन देखना है, तो लाइट को हमने इस पॉइंट पे इंसिडेंट करा है, जहाँ पे भी देखना होता है वहाँ पर क्या बना देते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल बनाया हमने, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट केस में है तो इसको I1 नाम दे दिए, फर्स्ट केस के लिए हमने क्या नाम दे दिया, I1। अब हमें पता है कि वेन एवर लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये देखिए ये डेंसर है, ये रेयर है, कहाँ से कहाँ लाइट जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ से कहाँ ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, कुछ इस तरह से चली जाएगी। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप ये देख रहे हैं कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो I इज ऑलवेज लेस देन R। I की वैल्यू कम होती है, R की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर और आगे समझते हैं, जैसे कि मान लो हमने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया तो लाइट को कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्राइक करवाए। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द सेकंड केस, तो हमने I2 के दिए। आप देख सकते हैं कि I1 की वैल्यू स्मॉलर है एज कम्पेयर टू I2 के कंपेरेटिवली I1 की वैल्यू क्या स्मॉलर है। अब और देखते हैं आगे, ये क्या होगी, और ज़्यादा बैंड हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। I इज स्मॉलर देन R, I अगर स्मॉलर है R से तो जितना भी बड़ा I होगा उससे ज़्यादा ही बड़ा क्या होने वाला है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, दिस इज R2। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन ऐसी आती है जब लाइट जो है परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे ग्रेज होते हुए जाती है, मतलब सरफेस के पैरेलल होते हुए जाती है। इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। अब क्या हुआ, पूरी फिनोमेना को समझना। whenever light coming from denser to rarer medium, whenever light coming from denser to rarer medium, it will bend away from the normal। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल से दूर हटती जाती। एज वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। देख रहे हो, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर ऐसा होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा 90 डिग्री। क्या बोल रहा हूं मैं, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इतना बात तो समझ में आ गई, चलो ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया जाए, क्योंकि अब 90 डिग्री तो हो ही गया था। ठीक है, अब 90, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है, तो हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री करवा दिया। अब क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया जाए तो क्या होगा, इसी को आगे देखते हैं। अगर मान लो सोर्स से लाइट आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम और बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, लाइट जो है रिफ्रैक्ट होना चाहिए था बट वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में चली जाती है। तो यहाँ पर बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये अगर मान लो I4 हो गया है तो ये हमारा R4 होगा,
एंड I4 इज इक्वल टू R4। पहले के केस में तो ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये डेंसर से रेयर में जा रही थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम थी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा थी। कहाँ तक? ये इस केस तक, थर्ड केस तक। ये हमारा फर्स्ट केस मान लो, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस एंड दिस इज फोर्थ केस। थर्ड केस तक बिल्कुल यही हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। इस केस में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया। फिर हमने उसके बियॉन्ड और अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कराया तो ये देखा कि लाइट अब सेकंड मीडियम में जाती ही नहीं है। कंप्लीट लाइट, मतलब जितनी लाइट आ रही थी उतनी लाइट वापस से सेम मीडियम में लौट जाती है। यहाँ पर बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन नहीं होता, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। और इसी मीडियम में हो गया, इंटरनली हो गया। इंटरनली मतलब कि मान लो कि डेंसर मीडियम में हो गया रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों बोला गया? क्योंकि कंप्लीटली लाइट का हो जाता है। इंटरनल क्यों बोला गया? क्योंकि जिस मीडियम में था उसी मीडियम में हो जाता है। रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की फिनोमिनन हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताया कि ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर? अब इसको पूरा समराइज कर लेते हैं कि हुआ क्या इस डेफिनेशन को, आप चाहे तो नोट भी कर रहे हैं। Whenever light coming from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. As we increase the angle of incidence, angle of refraction also increases. At a particular value of angle of incidence, angle of refraction becomes 90 degree. In this condition, angle of incidence is called critical angle. If we further increase the angle of incidence, then light will not refract, it will reflect into the same medium by following the laws of reflection. रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हुए सेम मीडियम में वापस लौट जाती है। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक यही बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक छोटा सा डेरिवेशन करना है अपने को थर्ड केस से रिलेटेड। थर्ड केस में क्या हुआ है, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो चुका है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो चुका है। तो हमने सीखा है किस तरह से, जैसे कि मान लो यहाँ पे वाटर अज्यूम कर लेते हैं। वाटर से लाइट कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे W म्यू A हो जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा साइन I बाय साइन R। हमने ऐसे ही सीखा है, साइन I बाय साइन R। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, 1/a म्यू W। ऐसे ही सीखा है हमने इसका, 1/a म्यू W हो जाएगा। ये साइन I अपन साइन R ही रहने वाला है। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये हो जाएगा a म्यू W इज इक्वल्स टू साइन R बाय साइन I। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया हमने। a म्यू W क्या है, देखो फर्स्ट मीडियम अगर एयर होता है तो मैंने आपको बताया था इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये a म्यू W क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ किसका, वाटर का। वाटर के यहाँ पे डेंसर मीडियम, अब इसको भी क्लियर कर लेंगे। तो a म्यू W लिखा रहने देते हैं, a म्यू W स्मॉलर बनाना है थोड़ा, फिर से लिख देते हैं a म्यू W इज इक्वल्स टू साइन R की वैल्यू आप देख सकते हैं, इस केस में 90 डिग्री हो गया है तो साइन 90, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC के इक्वल हो गया है तो साइन IC। a म्यू W इज इक्वल्स टू साइन 90 आपको पता है 1 होता है, साइन IC ऐसा ही रहेगा। तो ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। द साइन ऑफ एंगल द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब a म्यू W जैसे ये क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, W मतलब क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला बना लेते हैं किसी भी डेंसर मीडियम के लिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ म्यू लिखेंगे। म्यू मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब वो एब्सोल्यूट ही होता है हमेशा, इज इक्वल टू 1/sin IC। साइन IC, साइन का आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक IC भी लिखा जा सकता है। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये डेरिवेशन भी आप चाहें नोट कर सकते हैं। अब इसमें एक वैल्यूज़ वगैरह हैं जो हमें याद रखनी है थोड़ी बहुत, जैसे क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दें तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिल के आ जाएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखें, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। जैसे कि बात करें हम वाटर के लिए, तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 होती है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका जो IC क्रिटिकल एंगल होता है वो भी आप नोट कर लें।
उसकी वैल्यू होती है 1.14 समथिंग कुछ होती है। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, वैल्यू गलत लिख दी है मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 समथिंग ले लेते हैं, इसके लिए IC 48.4 डिग्री समथिंग कुछ होता है, 48.4 डिग्री। ग्लास ऐसा लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल 41.14 डिग्री हो जाता है। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.41 समथिंग होता है, तो इसका क्रिटिकल एंगल भी 24.41 डिग्री होता है। तो ये 2-3 डेटा हैं, लगभग आप इसको याद रखें। तो आप देख रहे हो एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग, क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप चाहें तो एक रिलेशन भी याद रख सकते हैं, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IC। IC की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या होने वाली, डिक्रीज, या म्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी तो IC की वैल्यू क्या होने वाली, डिक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इसके बाद इसकी एप्लीकेशन भी इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो आगे के टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन भी हैं जो हमें समझना है, वन बाय वन समझते हैं उनको भी। पहली प्रॉपर्टी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। हीरा जो है बहुत ज़्यादा चमकता है, क्या रीज़न है इसके पीछे का, समझेंगे अभी। फिर आपने मिराज के बारे में सुना होगा, डेजर्ट के, या फिर कभी कभी समर में रोड पे भी हमें मिराज देखने को मिलता है, कैसे समझाएंगे अभी। तो सबसे पहले तो समझते हैं ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, अब डायमंड जब रॉ मटेरियल के फॉर्म में निकलता है माइन से, तो बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है। इसकी कटिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद इसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराया जाता है, कुछ इस तरीके का शेप, थोड़ा सा सही और बनाएं, ठीक है, इस तरीके का शेप आप मान लें। अब क्या होता है, जब इसकी कटिंग होती है तो इसमें अलग अलग बहुत सारी छोटी छोटी सी फेसेस बन जाती हैं। 3D में अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो 3D में तो अभी बन नहीं पाएगा, बट आप इसको समझें कि इसमें क्या है, छोटी छोटी सी बहुत सारी क्या बना दी है, फेस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, इतनी कभी कभी फेसेस बना दी जाती हैं। जितना अच्छा डायमंड होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा फेसेस बनाई जा सकेंगी और वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाएगा। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर डायमंड में बहुत सारी फेसेस कट की जाती हैं। अब हुआ क्या कि लाइट जो है किसी एक पर्टिकुलर फेस से मान लो इंटर कर गई, ठीक, अब वो इंटर तो कर गई क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अंदर इजीली जाएगी। यहाँ पे किसी सरफेस पे जाके टकराई, मान लो ऐसा टकराई है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पर्टिकुलर सरफेस पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल देखा हमने डायमंड के लिए वो कितना था, 24.41 डिग्री। क्रिटिकल एंगल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, TIR होगा, वो बैंड होके वापस अंदर के अंदर ही चली जाएगी। यहाँ पर भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो वापस बैंड होके चली जाएगी, फिर इधर बैंड होगी, फिर इधर बैंड होगी, ऐसे अलग अलग फेसेस पे मल्टीपल टाइम्स इसकी क्या होगी, TIR होगा। जहाँ पे भी TIR होगा वो जगह एक तरीके से शाइन करने लग जाएगी, मिरर की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो इसमें लाइट अलग अलग डायरेक्शन से इंटर करती है, अलग अलग एंगल पे बेंड होती है, एक साथ बहुत सारी सरफेस पे TIR होता है, वो सारी सरफेस मिरर की तरह बिहेव करने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग हो जाती है। तो हमें एक्चुअली क्या है, डायमंड इतना ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो डायमंड के इतने ज़्यादा चमकने का कारण यही है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज़्यादा हाई है, इतना ज़्यादा डेंस है, क्रिटिकल एंगल कम हो जाता है। लाइट मल्टीपल टाइम्स TIR फेस करती है विद इन द डायमंड, इसीलिए हमें बहुत सारी फेसेस चमकती दिखाई देती हैं। और ये डायमंड की प्रॉपर्टी भी है कि हीरा सबसे ज़्यादा चमकता भी है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ TIR। नेक्स्ट समझते हैं मिराज। मिराज के केस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक ट्रैवलर है, ऐसा डेजर्ट में जा रहा है, उसने देखा कि यार सामने एक ट्री उसे कहीं पे मान लो दिखाई दे रहा है, ट्री। अब यार आप सोचोगे कि डेजर्ट में ट्री कहाँ से आया, डेजर्ट ट्री हो गया, कुछ भी दिखाई दे रहा है।
और वो ये फील करता है कि इसकी इमेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जो माइंड का पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको लैंड सरफेस पे दिखाई दे तो इसका मतलब वहाँ पे लैंड ना होकर क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। माइंड का पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है एक्चुअली कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर बॉडी प्रेजेंट है, पानी है, तभी हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब आगे की तरफ जाता है तो देखता है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर इमेज क्यों दिखाई दी, फील किया होगा आपने ये भी चीज़ फील की होगी। जैसे आप कभी जैसे हॉट सीजन में रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये फील किया आपने कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर रोड पे यार पानी गिरा हुआ है। फील किया होगा आप लोगों ने, काफ़ी शाइनिंग सरफेस आपको दिखाई देती है। वहाँ तक आप पहुँचते हो, फिर आप देखते हो कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सूखा है। ये चीज़ फील की होगी आप लोगों ने। ये क्यों होता है, वो भी उस दोनों का रीज़न एक ही है, समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि सन की लाइट रेडिएशन इधर से आ रहे हैं, सन की लाइट रेडिएशन जैसे कि लैंड मास पर आते हैं तो उसको वो टेम्परेचर राइज करने लगते हैं। अब सैंड के पास हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होती है तो वो जल्दी अपना टेम्परेचर राइज कर लेती है, अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर लेगी। अब क्या होगा कि टेम्परेचर राइज करने के बाद यहाँ से हीट को रेडिएट भी करेगी, हीट को रेडिएट करेगी तो क्या होगा कि यहाँ के पास वाली जो एयर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। यहाँ की जो पास की एयर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाने की वजह से क्या होगी, यहाँ पे एक्सपांशन होगा। मैंने क्या बताया कि जैसे कि सनलाइट आई, सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो सैंड है वो गर्म हो गई। गर्म हो जाने की वजह से क्या हुआ, जो उसके पास वाली एयर थी वो एक्सपांड हुई। एक्सपांड होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक्सपांड होने के बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ऊपर वाली लेयर का एक्सपांशन थोड़ा सा कम होगा तो वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब सबसे जो नीचे वाला मीडियम है, ये सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव कर रही है और ऊपर वाली लेयर जो है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रही है। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। नीचे वाली लेयर रेयर, ऊपर वाली डेंसर। लाइट इधर की तरफ जाती है मान लो कभी, तो इधर की तरफ जा रही, तो जैसे जैसे नीचे जा रही है उसे डेंसर मीडियम मिलता जा रहा है, सॉरी रेयर मीडियम मिलता जा रहा है। तो रेयर मीडियम मिलेगा तो क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर हटते 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 कभी कैसा होता है कि उसको TIR फेस करना होता है तो बैंड होकर वापस से सेम मीडियम में चली जाती है या ऊपर की तरफ में चली जाती है। अब यहाँ पर मान लो कोई ट्रैवलर है, ट्रैवलर ने ऑब्जर्व करा कि भैया लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो माइंड का तो ये होता है कि भैया जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही होती इमेज भी कुछ उसी डायरेक्शन में बनेगा, तो यहाँ पर इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। तो समझ में आया इमेज नीचे क्यों दिखाई दे रहा है, TIR के कारण। सरफेस इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है कि जिसकी वजह से लाइट बैंड होकर वापस से सेम मीडियम में चली जाती है और लाइट क्या फेस करती है, TIR फेस करती है। तो दिमाग को इस तरह से इमेज बनी कि जिस डायरेक्शन में लाइट आती है दिमाग तो उसी डायरेक्शन में इमेज बनाएगा। तो यहाँ पर इमेज बनाता है और ट्री की इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, होती नहीं हमें दिखाई देती है। और ऐसा हमारे साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ होता है। जितने भी यहाँ पे स्पीसीज हैं सबको ये लगता है कि यहाँ पर क्या है, वाटर बॉडी कोई ना कोई प्रेजेंट होनी चाहिए। अब रही बात कि यार रोड पर ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो रोड पर इसलिए दिखाई देता है भैया कि यहाँ पर मान लो कि पेड़ नहीं है, अरे लाइट रे सन से आ रही होगी, तो सन से आने वाली लाइट रे के साथ भी तो यही फील होता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो भी किसकी बनने वाली है, सन की बन जाएगी। सन की इमेज बन गई तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास भी तो पास्ट एक्सपीरियंस है, वो भी तो यही कहता है अगर मान लो सन की इमेज दिखाई दे रही तो वहाँ पे सरफेस चमकने लगेगी तो मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट होना चाहिए या फिर पानी ही होना चाहिए। वाटर बॉडी ना भी प्रेजेंट हो तो पानी होना चाहिए, रोड गीला होना चाहिए। लेकिन हमने आगे जाके देखा ऐसा कुछ मिला नहीं। तो ये सब खेल किसने खेला है, TIR ने खेला है। ठीक है, ये सब जो भी कुछ भी हमें इल्यूजन प्रोड्यूस करवाया है मिराज के केस में, वो किसने करवाया है, TIR ने कराया। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी और हैं, उनको और समझते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को हम बाइंड अप करेंगे। TIR थ्रू प्रिज्म या रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के साथ क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। प्रिज्म में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो फेसेस के बीच में एंगल होता है, जैसे आप ट्रायंगल नहीं है, ये एक्चुअली इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे 3D में व्यू ऐसे ही बना सकते हैं, इस शेप का होगा। तो ये जो फेसेस होती है ना, इन दोनों के बीच में हम एंगल मिनिमम 45 डिग्री तो रखा ही जाता है।
आपको पता है ग्लास का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाया है, कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ 1.5 होता है। तो क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है 41.14 डिग्री समथिंग कुछ मैंने बताई थी आप लोगों को। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, जनरली जो ग्लास है ये जो प्रिज्म है सिंपल ग्लास से नहीं बनाते, क्राउन या फ्लिंट ग्लास से बनाते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा और ज़्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल और ज़्यादा कम हो जाएगा। लाइट मान लो इस फेस पे परपेंडिकुलरली फॉल होती है तो वो तो सीधे सीधे चली जाएगी। इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे TIR की फिनोमिना होती है। इस सरफेस पे कभी भी लाइट बाहर नहीं इंटर कर जाएगी, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है उसकी इमेज आपको इस पर्टिकुलर फेस से दिखाई देती है। ये आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपने प्रिज्म देखा है तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो भी इमेज है या जहाँ से भी लाइट आ रही है उस चीज़ की इमेज आपको इस फेस पे दिखाई देती है, ना कि इस फेस पे। वो ऐसा क्यों हुआ, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो गया है विद इन द प्रिज्म। कैसे हुआ है, वही TIR की फिनोमिनन, लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, ऑटोमेटिकली बेंड होकर आगे के रास्ते पे चली जाती है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल नहीं होता तो वो लाइट बाहर चली जाती है। तो इस तरीके की फिनोमिना देखने को मिली। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कैमरा होता है, इसके एप्लीकेशन भी देख लो कहाँ है, कैमरा है, कैमरे में आपने देखा कि यहाँ पर लेंस लगा होता है, लेंस लाइट रे को कैप्चर करने के लिए। और आपने देखा होगा कि बैक साइड में जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहाँ पर ऊपर की साइड, इस कैमरे के ऊपर की साइड एक छोटी सी विंडो होती है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, व्यू फाइंडर कहते हैं इसको, कि यहाँ पर क्या करते हैं आप व्यू को देख सकते हैं कि किस व्यू को इमेज कैप्चर करने वाला है, किस व्यू की इमेज कैप्चर करने वाला है कैमरा। तो इस व्यू फाइंडर जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइट तो यहाँ से आ रही है, ऊपर की तरफ कैसे गई, वहाँ पे कैसे दिखाई दे रही है। भैया इसके लिए भी हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म निकोल वगैरह का बना होता है, निकोल प्रिज्म कहते हैं उसको। लाइट यहाँ से आई, इधर टकराई, इधर बेंड हो गई, तो इस तरह से लाइट की बेंडिंग हो जाती है। लाइट इस जगह से आती है, यहाँ तो परपेंडिकुलरली आई तो परपेंडिकुलर में रहता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो लाइट TIR सफ़र करके इस तरह से चली जाती। यहाँ पर क्या करें हम, एक और प्रिज्म लगा दें, एक और प्रिज्म लगा के आप जिस भी डायरेक्शन भेजना चाहें वहाँ पर भेज सकते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ एप्लीकेशन थे प्रिज्म के कि कैसे आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी बची हुई है, एक और एप्लीकेशन बची हुई है TIR से रिलेटेड, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर पे और देख लेते, डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जैसे अपन ने देखा है कि इंटरनेट स्पीड पहले के टाइम, इंटरनेट की जो स्पीड थी पहले के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम थी। मतलब कि अगर हम 2001-2 की बात करें, उस टाइम पे अगर मान लो इतना ज़्यादा इंटरनेट का कोई यूसेज भी नहीं था, डेवलप भी नहीं हुआ था, तो 32 kbps की स्पीड जो थी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती थी उस टाइम पे। स्पीड जो है 1 Mbps अगर मान लो किसी को स्पीड आ रही है तो वो तो मतलब समझ लो भगवान हो गया है। 1 Mbps की स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा यूजेज नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंटरनेट का यूजेज बढ़ता गया, यूज़र्स बढ़ते गए, तो फास्ट इंटरनेट की डिमांड बढ़ी। फास्ट इंटरनेट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास कन्वेंशनल वायर्स थे, कॉपर के जो बने हुए थे, वो इतने ज़्यादा प्रॉपर नहीं थे या उस पर फिट नहीं बैठ पा रहे थे। क्यों, उसका रीज़न था, क्या उसका रीज़न था वो समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जाएंगे, तो जब कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। अब हीट में एनर्जी का वेस्ट हो जाएगा। एनर्जी जो वेस्ट होगी वो क्या थी, सिग्नल ही तो थे, डेटा ही तो था हमारा। तो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो इस लॉस को बचाने के लिए एक नई तरीके की केबल डेवलप की गई जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही पतली सी ग्लास का वायर होता है, बहुत ही पतला होता है, हेयर के डायमीटर के समथिंग जो है, इतना पतला ग्लास का वायर होता है। इसके ऊपर एक और मटेरियल लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लेडिंग। तो ये तो हमारा हो गया है कोर, इसके ऊपर लगा दी हमने क्लेडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, इसका हायर रखा जाता है, 1.65 67 समथिंग कुछ रखा जाता है। क्लेडिंग का 1.4 1.5 1.8 समथिंग कुछ रखा जाता है। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। हुआ क्या कि अब लाइट क्या हो रहा है कि इस
ऑप्टिकल फाइबर में अगर हमने शिफ्ट कर दिया है हमारे जो केबल को, कन्वेंशनल केबल को, तो उससे क्या फ़ायदा मिला है? सबसे पहली बात तो ये कि अब ये ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली बनी किसकी होती? ग्लास की। ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती नहीं है, तो इसमें सिग्नल कैसे फ्लो करवाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपने जो भी आपका डेटा था उसको सुपर इम्पोज कराया, इसको मॉड्यूलेशन किया है ओवर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिमिलरली हम हमारे डेटा को मॉड्यूलेट कर देते किसके ऊपर? ऑप्टिकल सिग्नल्स के ऊपर, मतलब लाइट सिग्नल के ऊपर। तो यहाँ से लाइट सिग्नल को अंदर भेजते हैं। अब लाइट अगर यहाँ पर जाएगी तो आप देख रहे हो कि अंदर वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, दैट इज़ 1.6 ज़्यादा ही है, बाहर वाले का कम है। तो अंदर वाला मीडियम डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करता है, बाहर वाला मीडियम जो होता है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करता है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करती है? डेंसर से रेयर मीडियम में। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो ये सफ़र करेगी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट जैसे मान लो यहाँ से जाती है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे TIR होता है, फिर TIR, फिर TIR, फिर TIR, इस तरह से होते हुए लाइट एट द एंड बाहर निकल जाती है। फिर वहाँ पे रिसीवर लगे होते हैं जो इस लाइट सिग्नल को कैच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं जानने का। अभी तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो, मल्टीपल टाइम्स TIR हुआ है, मल्टीपल्स के हर पॉइंट पे TIR हो रहा है। जब भी लाइट बाहर जाने की कोशिश करी तभी TIR हो रहा है। और इसके साथ ये फ़ायदा हुआ कि जो लॉस हो रहा था, पहले तो क्या होता था लगभग 40-30-40% जो सिग्नल है लॉस हो जाया करते थे हमारे। इसमें ये हुआ है कि इतनी ज़्यादा इफिशियंसी मिली कि लगभग 95% में, ये तो मैं तो मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 95% सिग्नल तो हमारे पास रहते ही रहते हैं। कभी कभी तो ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 99.99% सिग्नल हमें वापस से आ गए हो, कभी भी कोई यहाँ पे लॉस नहीं हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा हाई इफिशियंसी मिली। इसमें क्या है, डेटा ट्रांसफ़र की रेट काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब केवल इतना सा ही नहीं रहता है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है जो इसको ख़राब होने से बचाती है। अब सिंस इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, तो ग्लास के टूट फूटने के या फिर ख़राब होने के या फिर किसी भी चीज़ों की वजह से इसके डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर के लिए भी अलग अलग कहानी है कि किस किस तरह की बनाई जा सकती है, वो हमारा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपको TIR समझना था ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। इससे क्या हुआ है कि हमारी इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ा, फिर मिराज उससे पहले, फिर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, TIR को पढ़ा था उससे पहले। फिर उससे पहले हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे अगर हमारे पास रियल और अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड आएगा तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे का वीडियो कंप्लीट करेंगे। ओके।